गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th का जो बायो का हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 3 जो है उसका नाम है मनुष्यों में जन्म, यानी कि मानव में जन्म। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जन्म की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो जन्म की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन होती है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जननांग में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो पुरुष का जो वृषण होता है वो वहां पे क्या बनता है, पुरुष के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में अंडाणु कहाँ बनता है। तो स्त्री का जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में अंडाणु बनता है, यानी कि वृषण में बनता है शुक्राणु और अंडाशय में बनता है अंडाणु। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो जो स्त्री का गर्भाशय होता है, यानी कि स्त्री का जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय में मानव के भ्रूण का क्या होता है, तो विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसको इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। शुक्राणु को इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्म बोला जाता है। तो इसीलिए शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को इंग्लिश में स्पर्मैटोजेनेसिस बोला जाता है। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। उसी प्रकार से अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोला जाता है। तो इसी कारण से ओवम जो है इसके बनने की क्रिया जो होती है ओवम बोला जाता है। तो ओवम के बनने की क्रिया ओवोजेनेसिस कहलाती है, लेकिन हिंदी में इसको अंडजनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वो मनुष्य के डिंबवाही नली या हम इसको फैलोपियन नली भी बोलते हैं। फैलोपियन या इसको अंडवाहिनी भी बोला जाता है। अंडवाहिनी, तो चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे अंडवाहिनी बोले या चाहे डिंबवाहिनी नली, तो मनुष्य में निषेचन इसी में होता है, डिंबवाहिनी नली या अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है कि एक अंडाणु और एक शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है। तो जो अंडाणु और शुक्राणु है इसके मिलने से युग्मनज बनता है, जिसको इंग्लिश में जाइगोट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बी हमारा सही हो जाएगा, जाइगोट। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भकाल की अवधि लगभग कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि एक मनुष्य में यानी मनुष्य मादा में जो गर्भकाल की अवधि होती है वो टोटल 9 माह की होती है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है। तो हम लोग को पता है कि भ्रूण जो होता है, भ्रूण से जो माता के शरीर से भ्रूण के नाभि से एक जुड़ा होता है संरचना, जिसको नाभि नाल बोला जाता है। और इसी नाभि नाल से भ्रूण को क्या मिलता है, तो पोषण मिलता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है, तो नाभि नाल के द्वारा भ्रूण को माता से पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन कोशिका क्या है। तो पुरुष जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं और वहीं मादा जनन कोशिका या स्त्री जनन कोशिका को अंडाणु कहा जाता है। अगला है कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मादा शरीर का जो फैलोपियन ट्यूब है उस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। तो चूंकि ये निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। अगला क्वेश्चन है कि वीर्य का निर्माण किसके मिश्रण से होता है। जो वीर्य होता है यानी कि जो नर शरीर से बाहर निकल रहा होता है तो उसको वीर्य में क्या क्या होता है, तो शुक्राणु होता है और साथ साथ विभिन्न ग्रंथियां जो शुक्राणु को और उत्तेजना प्रदान करती है उन ग्रंथियों का स्राव होता है। तो वीर्य का जो निर्माण होता है शुक्राणु और ग्रंथियों का स्राव मिलकर होता है, दोनों के सम्मिलित रूप को ही वीर्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र में कुल कितने वृषण होते हैं। तो पुरुष का जो जनन तंत्र होता है उसमें कुल 2 वृषण यानी कि एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री के शरीर में डिंबोत्सर्जन कब होता है। डिंबोत्सर्जन यानी कि अंडोत्सर्जन, यानी कि मादा का जो शरीर होता है उसमें अंडोत्सर्जन कब होता है। तो मादा के शरीर में प्रत्येक माह में 1 महीने में एक बार क्या होता है, स्त्री के शरीर से अंडों का उत्सर्जन होता है।
अगला है ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन को हिंदी में अंडोत्सर्जन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्जन के बाद अंडाणु कितने घंटे जीवित रहता है? तो 12 से 22 से 24 घंटे यानी 48 घंटे भी होते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन जो होता है वो ओव्यूल्यूशन के बाद, अंडोत्सर्जन के बाद अंडाणु पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। और धीरे-धीरे जैसे समय बीतते जाता है तो ये अंडों की जो गुणवत्ता है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है, परंतु 12 से 24 घंटे क्या होता है, ये पूर्ण रूप से परिपक्व और सक्रिय रहता है। अगला है कि शुक्राणु कितने समय तक सक्रिय रह सकते हैं? शुक शुक्राणु कितने समय तक सक्रिय रहते हैं? तो जो शुक्राणु भी है वो भी अंडाणु की भांति ही 24 से 48 घंटे यानी अंडाणु से थोड़े ज़्यादा समय तक, अंडाणु मुख्यतः 24 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं और वहीं शुक्राणु 24 से 48 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं। अगला है कि भ्रूण के चारों ओर जो द्रव होता है वह क्या कहलाता है? तो भ्रूण के जो चारों ओर द्रव होता है उसको एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय की दीवार को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय की दीवार को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मनुष्य में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं। पुरुषों में अगर हम इस गुणसूत्र का बात करें तो वो महिलाओं में XX और पुरुषों में जो होता है वो XY होता है। तो किसी भी मनुष्य में यानी नर में हो या मादा में हो तो लैंगिक गुणसूत्र 2 होते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या हमको संख्या में पूछा है, नंबर में पूछा है, ना कि जोड़ों में पूछा है। तो अगर हम लोग संख्या में बात करें तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि युग्मकों में कितनी होती है यानी जोड़ों में कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो जोड़ों में होती है वो 23 जोड़ा होता है, लेकिन नंबर में कितना होता है? तो 46 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स एक्स गुणसूत्र किसे दर्शाता है? तो हम लोग को अच्छी प्रकार से पता है कि एक्स एक्स गुणसूत्र जो है वो स्त्री को दर्शाता है और वहीं एक्स वाई जो है वो पुरुषों को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है कि एक्स वाई गुणसूत्र किसे कहा जाता है? तो एक्स वाई गुणसूत्र जो है वो पुरुषों को दर्शाता है। पुरुष में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उसको एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स कहा जाता है। अगला है भ्रूण का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जो भ्रूण का लिंग निर्धारण मुख्यतः होता है वो पिता पर निर्भर करता है। कैसे करता है जानिए, हम लोग जानते हैं। देखिए कि अगर हम लोग स्त्री का बात करें तो स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र रहता है और पुरुषों में क्या होता है? तो एक्स वाई रहता है। तो देखिए अगर हम लोग महिलाओं का देखें तो महिलाओं के पास केवल एक ही क्रोमोसोम है, वो है X। वो हमेशा कौन सा क्रोमोसोम देगी? तो एक्स ही देगी। लेकिन अगर हम पुरुषों का बात करें यानी कि पिता का बात करें तो पिता अगर एक्स क्रोमोसोम देता है तो एक्स एक्स यानी कि स्त्री का निर्माण होता है और वहीं अगर पिता वाई क्रोमोसोम देता है तो एक्स वाई यानी कि लड़के का निर्माण होता है। तो भ्रूण का जो लिंग निर्धारण होता है वो पूर्ण रूप से पिता के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन ग्रंथि कौन सी होती है? यानी पुरुष में इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो पुरुष के जनन ग्रंथि से संबंधित है? तो पुरुष का जो वृषण होता है वो जनन ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जनन ग्रंथि कौन सी है? तो स्त्री का जो अंडाशय होता है या स्त्री जनन ग्रंथि, अंडाशय, गर्भाशय, नाभिनाल, ट्यूब। तो स्त्री का जो अंडाशय होता है इसी अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, इसीलिए इसको मुख्य रूप से जनन ग्रंथि कहा जाता है। और वही जो ये गर्भाशय है, इस गर्भाशय में क्या होता है? इस गर्भाशय में भ्रूण व्यवस्थित होता है और 9 माह तक इसी में भ्रूण का पालन पोषण होता है। और नाभिनाल, नाभिनाल है जिससे भ्रूण को माँ के शरीर से पोषण मिलता है, उसको नाभिनाल कहते हैं। अगला है कि मासिक चक्र धर्म की औसत अवधि कितनी होती है? तो किसी भी मासिक चक्र की जो औसत अवधि होती है वो मुख्यतः 28 दिन की होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो मासिक चक्र की अवधि होती है वो 28 दिन की होती है। 28 दिन से एक आध दिन कम या एक आध दिन ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुख्य रूप से औसत अवधि इसकी 28 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के दौरान क्या निकलता है? यानी कि जो मासिक धर्म होता है उस मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर से क्या निकलता है? तो उसके दौरान रक्त निकलता है। ये वही रक्त है जो गर्भाशय की दीवार बनाता है,
शिशु को पोषण देने के लिए, और साथ ही साथ ऊतक यानी गर्भाशय की दीवार जो टूटती है उसकी ऊतकें भी टूटती है, तो ऊतक के साथ साथ और रक्त, ये सभी मासिक धर्म के दौरान मादा के शरीर से बाहर निकलता है। अगला है कि गर्भ निरोधक का क्या अर्थ है। गर्भ निरोधक का अर्थ होता है, गर्भ निरोधक हम लोग उसको बोलते हैं जो बेसिकली निषेचन को रोकती है। गर्भ निरोधक गोलियां होती है और गर्भ निरोधक और बहुत सारी चीजें आती है। इसका काम क्या होता है कि निषेचन को रोकना, यानी कि शुक्राणु मादा शरीर के अंदर तो जाएगा लेकिन वो शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा। ये कार्य होता है गर्भ निरोधक का। तो गर्भ निरोधक का मुख्य रूप से कार्य होता है निषेचन को रोकना। अगला क्वेश्चन है कि सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है। तो जो सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका होता है वो होता है कंडोम। तो पहले जो है कंडोम वो केवल पुरुषों के लिए आया करता था, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी कंडोम उपस्थित है। तो यहाँ पर गर्भ निरोधक के लिए जो कंडोम है उसका इस्तेमाल महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा कंडोम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। तो पुरुष नसबंदी को वासेक्टॉमी बोला जाता है। पुरुष नसबंदी को वासेक्टॉमी और वहीं महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोला जाता है। याद रखना है कि पुरुष नसबंदी को वासेक्टॉमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय का निचला भाग क्या कहलाता है। गर्भाशय का जो सबसे अंतिम भाग होता है जहाँ से मुख्यतः शिशु बाहर निकलने लगता है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास का पहला चरण क्या होता है। तो अगर हम लोग भ्रूण का बात करेंगे तो भ्रूण बनने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक इनका मिलना जरूरी होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद जो पहला निर्माण होता है वो है युग्मनज, और युग्मनज को ही जायगोट बोला जाता है। और इस जायगोट में विभाजन के पश्चात ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण के विकास का पहला चरण क्या होता है। तो भ्रूण के विकास का पहला चरण होता है जायगोट का बनना। इस जायगोट के बनने के बाद भ्रूण बनता है। अगला क्वेश्चन बोलता है भ्रूण से पहले क्या बनता है। तो अभी हम लोग ऊपर जाने कि भ्रूण से पहले पहले जायगोट बनता है और उस जायगोट बनने के बाद भ्रूण बनता है। और ये भ्रूण जब मादा शरीर से बाहर निकल जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं। तो तब हम इसको शिशु बोलते हैं। अगला है कि निषेचित अंडाणु किस प्रक्रिया से विभाजित होता है। तो जो निषेचित अंडाणु होता है यानी कि अंडाणु अब निषेचित हो गया, वो दो कोशिका में बन गया, तो वो जो होता है वो मिथोसिस विभाजन के द्वारा, मिथोसिस प्रक्रिया के द्वारा विभाजित होता है। यानी कि अंडाणु निषेचित हो चुका है, अब वो भ्रूण का रूप ले चुका है, युग्मनज बन चुका है, उसमें जो जिस प्रकार की विभाजन होगी उसको मिथोसिस बोलेंगे। अगला है कि किस हार्मोन से स्त्री में अंडाणु निकलता है। तो ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। देखिए ये जो हार्मोन है एलएच हो, एफएसएच हो, ये सभी हार्मोन जो है इन सभी को शरीर मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाया जाता है, उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है जीएनआरएच हार्मोन। ये जीएनआरएच हार्मोन जो होता है ये अन्य हार्मोन को उत्सर्जित करने का कार्य करती है, और यही हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच ये एलएच को उत्सर्जित करने का कार्य करती है, और ये एलएच क्या करता है, स्त्री में अंडाणु को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन से गर्भाशय की दीवार मोटी होती है। तो गर्भाशय की जो दीवार है वो मोटी जो होती है वो मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होती है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन दोनों, इसमें टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है गर्भाशय की दीवार, तो गर्भाशय जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण मोटी होती है। अगला है कि पुरुष हार्मोन कौन सा है। तो पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री हार्मोन कौन सा है। तो स्त्री में पाया जाने वाला हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन।
अगला है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन देखा जाता है? तो गर्भावस्था की जो पुष्टि के लिए होता है वो एचसीजी हार्मोन जो है, ये मुख्यतः गर्भावस्था की पुष्टि, यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उस समय क्या होता है कि गर्भावस्था यानी गर्भ को पुष्टि करने के लिए देखा जाता है कि शिशु गर्भ में आरोपित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए एचसीजी की पुष्टि करना जरूरी होता है। अगला है कि शिशु का जन्म किस प्रक्रिया से होता है? तो शिशु का जो जन्म जो होता है उस प्रक्रिया को प्रसव बोला जाता है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया को प्रसव प्रक्रिया कहा जाता है। अगला है प्रसव के समय कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो प्रसव के समय जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो मदद करता है। अगला है कि दूध स्राव कराने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दूध स्राव कराने वाला हार्मोन जो है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के चारों ओर जो थैली होती है उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण के चारों ओर जो थैली होती है उसको एमनियन थैली बोलते हैं और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको एमनियोटिक द्रव कहते हैं। अगला है गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति कब होती है? तो स्त्रियों में जो रजोनिवृत्ति की क्रिया होती है वो 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है। अगला है कि शुक्राणु किस तापमान पर सबसे अधिक बनते हैं? तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री तापमान यानी कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना जरूरी है। इसीलिए शुक्राणु जहाँ बनते यानी कि जो शुक्राणु बनते कहाँ है? वृषण में बनते हैं। तो वृषण जो है ये नर शरीर से बाहर स्थित होता है, इसीलिए कहा गया है शुक्राणु किस तापमान पर सबसे अधिक बनते हैं? तो शरीर के ताप से थोड़ा कम तापमान पर शुक्राणु बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। अगला है कि मानव जनन में कौन सी प्रक्रिया पीढ़ियों को जोड़े रखती है? तो हम लोग को पता है कि मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है जो क्या करता है जो पीढ़ियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक में जोड़े रखती है। तो इसी कारण से हम लोग लैंगिक जनन का ही परिणाम है ना कि बच्चे जो है अपनी दादी के जैसे, दादा के जैसे या माता पिता के जैसे या अपने रिश्तेदारों के जैसे दिखते हैं। अगला है कि भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो भ्रूण के विकास के लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है ये सबसे मुख्य हार्मोन है। अगला है ओव्यूलेशन के लिए कौन सा यानी अंडोत्सर्जन के लिए, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि अंडोत्सर्जन के लिए जो एलएच हार्मोन रहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग में शुक्राणु परिपक्व होते हैं? तो एपिडिडिमस, इसको हिंदी में अधिवृषण भी बोला जाता है। तो अधिवृषण, अधिवृषण। तो शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं? तो शुक्राणु मुख्यतः अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। अगला है कि स्त्री में निषेचन के बाद जो अवस्था बनती है वो अवस्था क्या कहलाती है? तो स्त्री में निषेचन के बाद यानी कि जब भ्रूण जो है वो गर्भ में आरोपित हो जाता है तो इस अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। अगला है गर्भाशय के अंदर भ्रूण को स्थित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गर्भाशय के अंदर भ्रूण के स्थित होने की प्रक्रिया आरोपण कहलाती है। अगला है कि शिशु के जन्म के समय कौन सा भाग पहले निकलता है? तो शिशु का जब जन्म होता है, शिशु जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले उसका जो सिर है वो शिशु के जन्म में बाहर आता है। सिर के पश्चात ही शरीर का कोई अन्य भाग मादा शरीर से बाहर आता है। तो सर्वप्रथम जो सिर वाला भाग है वो बाहर निकलता है। अगला है कौन सी ग्रंथि वीर्य में द्रव मिलाती है? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो वीर्य में द्रव को मिलाने का कार्य करती है। अगला है स्त्री में अंडोत्सर्जन के समय कौन सा हार्मोन घटता है? तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जब अंडोत्सर्जन होता है तो एलएच का मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा एकाएक बहुत ज्यादा घट जाती है। अगला है कि मनुष्य में शुक्राणु की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 200 से 300 मिलियन प्रति मिलीमीटर मनुष्य में शुक्राणुओं की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में गर्भाशय को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो स्त्री का जो गर्भाशय होता है उसको यूट्रस भी बोला जाता है। तो इसका हम लोग यहाँ पर आज हम लोग 60 क्वेश्चन इसका कवर किए हैं। इसका और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन कवर किए और अगले इसके पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट में और सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।